अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद। आज का नया एपिसोड तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हुस्न बना दुश्मन। इस 2 किताबों में मुँह दिए वो कब से पढ़ने में मगन थी कि अचानक खिड़की से किसी गाड़ी के आने की आवाज महसूस हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? रात के 2 बजे थे। वो ये सोच खासा तजस्सुस से उठकर खिड़की के पास पहुंची। बाहर काफी अंधेरा था। उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर एक चीज जो उसे साफ नजर आए वो थी जलती सिगरेट। वो जो कोई भी था वो सिगरेट पी रहा था। ये शख्स कौन हो सकता है? वो यही सोचने लगी। वो शख्स गाड़ी से उतरकर सिगरेट फर्श पर फेंककर अपने जूतों से रगड़ने के बाद हवेली में दाखिल हुआ। जूनी सोच में पड़ गई थी, ये सिगरेट पीने वाला कौन हो सकता है? अमन नहीं, वो तो दादा को सिगरेट पीता देख ले तो बिगड़ जाता है। वो नहीं हो सकता। मगर अमन नहीं तो फिर कौन? शाह मीर नहीं, वो अल्लाह की शरीफ गाय नहीं हो सकता। शाह मीर पूरे बख्श खानदान का नेक और शरीफ होशियार व परफेक्ट लड़का था, जो लॉ की तालीम शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी से हासिल कर रहा था। मगर शाह मीर व अमन के सिवा तो कोई नहीं था उस हवेली में जिसके लिए इतनी रात को हवेली का दरवाजा खुले। कल देखते हैं। अभी तो पेपर की तैयारी करूं। पूरे साल पढ़ लेती सुनी तो उस वक्त सर पकड़ करना बैठी होती। लेकिन पढ़ने का भी क्या फायदा? मुझे कौन से याद रहता है? पता नहीं कौन होते हैं वो अजीम लोग जो पूरा साल पढ़ते हैं और इल्म उनके जहन में सुकून से बैठता है। एक हम नकमे हैं, पढ़ भी ले तो इल्म ना जाने कौन सी पतली गली से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वो अपने सर पर किताब मारती हुई मुंह पसूर कर बोली, फिर दोबारा लेटकर बेड करावन पर पांव टिका लिए, जिसके सबब उसका धड़ नीचे व पांव ऊपर थे। फिर दोबारा किताब को रटना शुरू कर दिया। वो कमरे से बाहर से गुजर रहा था जब निगाह दरवाजे के नीचे से आती पीली रोशनी पर पड़ी। ये इतनी रात तक क्यों जाग रही है? कहीं पेपर देने जाने की तो नहीं सोच रही? उसे तो सुबह बताता हूँ। अमन मुंह में बुड़बुड़ाता वहाँ से चला गया। सुबह के 7 बजे थे। वो फौरा तैयार होकर जरूरी सामान हाथ में लेकर कमरे से दबे पांव निकली। उसे यकीन था जब तक सब सोकर उठेंगे और इन्हें पता चलेगा कि वो घर में नहीं है, तब तक तो वो पेपर देकर भी वापस आ जाएगी। दबे पांव पीछे के दरवाजे से निकलने लगी। दिल ही दिल बहुत खुश थी वो कि किसी जल्लाद से टकराव नहीं हुआ। अभी पलर के पास से तेजी से घूमकर बाहर जाती, इससे कबल ही अचानक वो किसी दिन की तरह पलर के पीछे से नमूदार हुआ। क्योंकि वो अचानक सामने आया था, इसलिए पांव को ठीक वक्त पर ब्रेक न लगा सकी और जोर से इसके कुशादा सीने से टकराए। आह, मेरी नोक तोड़ दी। क्या काले बल्ले की तरह रास्ता काट रहे हो? नोक की हड्डी किसी लोहे से टकरा गई हो, कुछ ऐसा महसूस किया था उसने, जबकि मुकाबिल पत्थर का बुत बने उसे खा जाने वाली निगाह से तक रहा था। इस टकराव के सबब उसका सामान हाथ से छूटकर जमीन बोझ हो गया। कहाँ? दोनों हाथ सीने पर फोलट कर एक अबरू चुकाकर तफ्तीशी अंदाज में इस्तिफसार किया। क्या मतलब? कहाँ? नजर नहीं आता। पेपर देने जा रही हूँ। अब हटू, वो मुंह पसूर कर कहती हुई इसके बराबर से गुजर कर जाने लगी। समझ नहीं आया था तुम्हें कल जब दादा ने साफ अल्फाज में कहा था कि तुम्हारा स्कूल जाना बंद, बगैर अपनी जगह से हिले तेजी से उसका बाजू पकड़कर वापस अपने आगे खींचा, जिसके नतीजे में वो इसके रूबरू आ गई थी। दांत पीसकर खासा जताते होए तनसिया लहजे में पूछा, जिस पर मुकाबिल के तन बदन में आग लगी। तालीम मेरा भी हक ये जिससे मुझे कोई महरूम नहीं कर सकता। आंखों में शोले भरे वो तेजी से निडर लहजे में बोली, कोई तुम्हें महरूम नहीं करता तुम्हारे हक से। अगर अपनी दोस्त की तुमने स्कूल से भागने में मदद ना की होती। फिलहाल बहस नहीं करना चाहता तुमसे, वापस कमरे में जाओ। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, मैं तुम्हारी तरह पिरत नहीं काले बल्ले, जो करती हूँ डंके की चोट
पर करती हूँ। जब कि दिया मेरा कोई लेन देन नहीं आफिया के भावने से, तो अपने इस बौसे बड़े दिमाग में बैठा लो, मतलब कोई लेन देन नहीं। और रही पेपर देने की बात, तो जो करना है कर लो, मैं तो जाऊंगी। अपने हाथों से इसका हाथ एक झटके से झटकते तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, अपनी शहादत की उंगली एक अदा से इसकी पेशानी से रुखसार तक लाते एक एक लफ्ज खासा जताते हुए अदा किया। इसकी उंगली का लमस मुकाबिल को जहर लगा। उंगली को हाथ समेत पकड़कर अगले ही पल इसकी कमर के पीछे ले जाकर मोड़ा, जिस पर इस लड़की की बेसाख्ता चीख निकली। इसकी गर्दन तकलीफ की शिद्दत से उचकी, जिसके सबब इसका सर का दोपट्टा नीचे ढलक गया। साथ साथ आंखें अजियत की शिद्दत से लम्हा भर के लिए बस खुद बंद हुई। सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस वो दूधियाई रंगत की शहजादी इस लम्हे किसी को भी अपना असीर बना सकती थी, सिवाय इस पत्थर की मूरत के जो इसका छूना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बचपन से वो उसे काला बल्ला बुलाती, जो उसके आगू को शदीद हरट करता। वो हमेशा काले रंग के कपड़े जेब तन रखता, जिसमें उसकी सफेद धूप जैसी रंगत अलग ही चमकती। इस लम्हे भी वो काले रंग के करते शलवार में मलबूस था। इस लड़की की सराहीदार सफेद गर्दन पर हरे व लाल रंग की नसें अलग ही चमक रही थी, जिनके सबब एक लम्हे के लिए सही वो हसीन नौजवान बहौर उसे देखने लगा। तस्वीर खींच कर दे दूं किया, आराम से बैठकर ताड़ते रहना गजब बेइज्जत की थी। वो भी मुंह पर इस बेइज्जती के जवाब में गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरे के साथ उसे पलर से चिपका डाला। दुनिया की आखिरी औरत भी हो ना तुम, तो भी तुम्हें ना देखूं। इसकी बलूरी चबन भरी आंखों में जानकते खासा जताते होए हिकारत से कहा। वाकई आंखों से आंखें मिलाते पले फुल मुस्कुराहट गुलाब नुमा पंखड़ियों जैसे होठों के किनारों पर सजाए चैलेंजिंग अंदाज में इस्तिफसार किया। साथ साथ अपने उल्टे हाथ को नरमी से इसके गाल पर फेरा। छूना मत मुझे, बेहिया कहीं की। इसका हाथ जो रुखसार पर था गुस्से से अपने उल्टे हाथ से झटकते वपर कर हिकारत से कहा। हम फिल्म खिला टच करें तो बेहिया तुम गुस्से की आड़ में बहाने से टच करो तो गैरतमंद। वाह, वो तंजिया मुस्कुरा कर दांत पैसते हुए जवाब दे। हबी मैंने तुम्हें कब टच किया? वो वपर कर पूछ उठा। तो ये मेरी कमर के पीछे तुम्हारा हाथ यह तस्बीह के दाने गिन रहा है। अपने गुस्से में वो भूल गया था कि अब तक इसका सीधा हाथ कमर के पीछे मुड़ा हवा है। थोड़ा ही इसके तनस पर छोड़कर एक कदम दूर हट के खड़ा हवा। इस संग दिल के कलाई आजाद करते ही वो उसे नरमी से मुसलने लगी। उसकी जल्द इतनी हसास थी कि अमन की उंगलियां इस पर छप चुकी थीं। बाहर कहाँ? कमरा उस तरफ है तुम्हारा। इस हसीन लड़की को बाहर की सिमत बढ़ते देख तेजी से आगे आकर रास्ता रोक सख्ती से उसे कमरे का रुख दिखाने लगा। बच्चे न हूँ तो चलेगा, मगर बच्चे हूँ और माँ जाहिल हो ये नहीं चल सकता। वो इसकी आंखों में आंखें डाल देखते हुए संजीदगी से बोली। क्या बोल रही हो? नासमझी से मुकाबिल को तकते हुए अभी वो बोल ही रहा था कि उसने नजदीकी बढ़ाई, जिस पर आमन की आंखें हैरत से फैले। अभी उसे दूर करता से कबल ही इसने मुकाबिल के दोनों कंधों पर हाथ जमाकर मेन पार्ट पर अपनी पूरी ताकत से घुटने से वार किया। जो जानवर कहीं की। अगले ही लम्हे वो जमीन पर तरप कर गिरते हुए दर्द की शिद्दत से चीखा। फिक्र न करो जाने मन, तुम्हारी तरह सख्त दिल नहीं ये सुनी। अगर कोई लड़की ना मिली तो मुझे प्रपोज कर देना, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। ओके काले बल्ले। वो इसकी हालत को मुकम्मल इंजॉय करते मुस्कुराते हुए कहती। बड़ी शान से अपना सामान फर्श से उठाकर बाहर जाने ही लगी थी कि वो दांत पीसते तकलीफ की शिद्दत से फर्श पर लेटा हवा चीखा। कमीनियों की सरदारनी नहीं, इब्लीस की बेटी। इसके दिए खिताब को फौरा रद्द करते फखरी तस्हीह करते हुए बोली। गर्जिश करने वाले अंदाज में मुस्कुरा उसे तरफता हुआ छोड़कर चलेगी। मेरी जिंदगी का मकसद इन तीनों की बर्बादी। मैं इसीलिए हवेली की बेटी, मैं इसीलिए कमीनी सादी। वो मुंह में फखरी बुड़बुड़ाती बाहर
बाहर निकल गई थी। उन लड़कियों में से थी ही नहीं वो कि कोई इसका हक छीन ले और वो रोती धोती एक साइड में होकर बैठ जाए। ना रोना धोना तो डिक्शनरी में कहीं था ही नहीं। उसका मानना था वो इस खानदान को रुलाने के लिए दुनिया में आए हैं, अपना हक छीने वालों को सर पकड़कर रोने पर मजबूर कर दे। ऐसी हसीन बल्ला थी जोनेशा पेपर देकर निकली तो खली गरावनत में वो सामने तन कर खड़ा, धूप का काला चश्मा आंखों पर लगाए अपना मुंतजिर नजर आया। चेहरे पर देखी सी मुस्कुराहट बिखरी। एक तो ये काला बल्ला हमेशा रास्ता काट जाता है, मुंह में बुड़बुड़ाती उसी की जानिब मखरूर अंदाज में चलती हवी आए। कौन था वहाँ जो नहीं जानता था कि वो गांव के सरपंच का सबसे बड़ा पोता आमन बख्श चौधरी है। गांव की कम सुन उम्र भोली भाली लड़कियां मरती थीं इसके एक दीदार पर। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें सीन तेलिफ शीन ये थी, मगर वो सियाह करता शलवार में बेनियाज से खड़ा था। काला करता इस पर बड़ा जचता था। लंबा चौड़ा से वो खूबसूरत नौजवान, ना जाने कितनों का इश्क था। चलो वो करीब आए तो बेजारी से कहता, मुड़कर चल दिया। वो भी मुंह बसूरती हवी पीछे हुली। स्कूल के मेन दरवाजे से बाहर निकली तो सामने ही इसकी गाड़ी खड़ी थी। खुद खोल सकती हूँ मैं, ये अच्छा बनने की अदाकारी करना बंद करो। इसके लिए डोर खोलने लगा तो फोरा ही दांत पैसते हुए तीखे लहजे में बोली, मुझे कोई शौक नहीं है नंबर बढ़ाने का, वो भी तुम्हारे आगे। दरअसल निहायत बदसलीका औरत हो तुम, जिसे गाड़ी का डोर खोलने व बंद करने तक की तमीज नहीं। अब बैठो। ठीक ठाक जलील किया था उसने। कोई और होती इसकी जगह तो शर्म से पानी पानी हो जाती, मगर वो जूनी ही किया जो फील कर जाए। जबान चढ़ाती हवी बैठी। जैसे ही वो डोर बंद करने लगा, फिरती से उसकी आंखों से चश्मा उचक लिया। फिर निहायत अतराते हुए सीट से टेक लगाकर चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। वो काला चश्मा इसकी दुधियाई रंगत पर कयामत ढाता मालूम हुआ। पाँव को खोसे समेत सामने डैशबोर्ड पर टकाटे मुकाबिल को देख खासा महसूस लहजे में मिर्चे लगाते हुए बोली, अगर बदसलीका होने से आमन बख्श चौधरी जैसे लोग मुलाजिम की तरह डोर खोलते व बंद करते हैं तो भी हम तो बदसलीका ही अच्छे। तुम्हारा नाम जोनेशा किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो सुजू होना चाहिए। जानवरों से मुमासलत रखती है तुम्हारी सारी हरकतें। कहो तो शहर में तुम्हारे रिश्तेदारों से मिला लाऊं। अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर उसके पाँव खोसू समेत देख वो आग बगुला हुआ। पूरा ही उसके पाँव अपने डैशबोर्ड से झटके, फिर इसकी बलूरी आंखों में देखते दांत पैसते हुए तंजिया गोया हुआ। साथ साथ अपने करते की सीन लिफिए डाल जेब से रुमाल निकालकर डैशबोर्ड को साफ करने लगा। बस नहीं चल रहा था आमन का इस लड़की का हश्र कर दे, मगर वो जानता था इसकी जरूरत नहीं। हवेली पहुंचकर ये काम वैसे भी होने वाला है। ऐसा नहीं कि जूनी नहीं जानती इब्राहिम बख्श के फैसले के खिलाफ जाकर मैट्रिक के पेपर देने आना उसे अब कितना भारी पड़ने वाला था, मगर चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। पूरे रास्ते हर थोड़ी देर बाद वो आमन को तंग करने की नीयत से पाँव डैशबोर्ड पर रखती और वो तेजी से इसके पाँव झटकता। बास आ जाओ जू। वो दांत पैसते हुए जब्त का दामन थामे बोला। बहुत मुश्किल था इस आफत के साथ होते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल रखना। वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की मशीन थी। कहा था मत जाओ अब वक्तू। वो हवेली में दाखिल हुए तो लावंच में लगे नेट के पर्दों से बड़े लावंच में पहले से ही सब जुमा नजर आए, जिनमें उसकी माँ भी शामिल थी। फहीम बख्श का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख था। वो जानती थी अब आगे क्या होना है। आमन बराबर में खड़ा था, निहायत आहिस्तगी से पछतावे भरे लहजे में कान के पास मुंह लोकर सरगोशी की, बता देना मेरे ना होने वाले बच्चों को उनकी माँ बहुत खूबसूरत व पढ़ी लिखी थी। इसकी जानिब रुख कर शरारत से एक आंख दबाकर बोली। वो खासा हैरानगी से उसे तकने लगा, जो इतने खतरनाक माहौल में भी मजाक कर रही थी। शट अप। इनके दरमियान कोई निस्बत ना थी, क्योंकि आमन इसकी नजदीकी हत्ता के उसके बात कर
करने तक से चढ़ता था, इसलिए जूनी मजीद मिर्चें लगाती थी। बस इसका अकड़ से पर्दे हटाकर लावंच में दाखिल होना था कि फहीम बख्श किसी आंधी तूफान की तरह इस्तक आया और अगले ही पल एक जोरदार तमांचा इसके रुखसार पर रसीद किया। इस तमाचे की गूंज पूरी हवेली में गूंजी। तमांचा इस कदर जानदार था कि इसका जबड़ा हिला गया था, साथ साथ होठों से खून निकल आया। गौल बुरी तरह जलता महसूस किया। उसने निगाह उठाकर बेतासर चेहरे के साथ सामने खड़े अपने बाप को देखा। उनकी बेतासुर आंखों में ना तो कोई गलत था, ना कोई शर्मिंदगी। उसने एक बार पूरे लॉन्ज में मौजूद हर शख्स पर निगाह डाली। वो सब इसके साथ होते जुल्म को किसी तमाशे की तरह देख रहे थे। सिवाय शाह मीर के वो नजरें झुकाए अपने सील में मगन नजर आ रहा था। तालीम इसका भी हक था। अगर इसकी दोस्त अपने आशिक के साथ भागी तो उसमें इसका क्या कसूर? उसे किस बात की सजा दी जा रही थी? या शायद ये तो बहाना था। इब्राहिम बख्श उसे तालीम दिलाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तालीम शोर लाती है। वो जनानी होकर तनकर उनके मर्दों के साथ चलेगी तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी गांव में। इसलिए स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान देने से कबल ही हटा लिया। मगर वो इस फैसले को किसी सूरत मानने के लिए तैयार ना थी। वो वाकिफ थी अगर उसे इज्जत चाहिए, कोई मर्तबा चाहिए, तो वो सिर्फ उसे तालीम दिला सकती है जिसके रास्ते जालिमों ने बंद कर दिए थे। मगर वो खामोश बैठने वाली कहाँ थी? जब तुम्हारे दादा ने मना कर दिया था तो फिर क्यों ही पेपर देने? समझ नहीं आती तुम्हें? एक बार की कही बात। वो उसका बाजू पकड़कर गुस्से से झुंझोड़ रहे थे। फिर एक और जोरदार तमांचा इसके रुखसार पर गुस्से में रसीद कर डाला। ये इंतहा थी इस लड़के की। वो मुठभेड़ को बेंचे खड़ा था। लगा अगर एक और थप्पड़ मारा तो इसका जब्त जवाब दे जाएगा। मगर अपने दादा व चाचा के फैसले के सामने कैसे खड़ा हो जाता? इब्राहिम बख्श की निगाहें ही काफी थीं फैसले के लिए। ये तो फिर इन्होंने एलानिया कहा था कि वो अब स्कूल नहीं जाएगी। उसके बावजूद इसका स्कूल जाना यकीनन उनके गजब को दावत थी। बस करें अब्बा, जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं, थोड़ी तो शर्म करें। तालीम ही हासिल करने गाफ थी ना कौन सी भागी थी जो बरसे ही चले जा रहे हैं। 2 थप्पड़ खाने के बाद माना मुंह से खून निकलने लगा था। जिस्मानी आसा थे ना, इन्हें मार खा खा कर भी आदत नहीं पड़ती। हर बार नून मार पर ऐसे बरसने लगते हैं जैसे पहली बार खा रहे हों। बेहतर तो रूह होती है एक बार जिल्लत की चोट खाने की आदत पड़ जाए तो पत्थर की बन जाती है, फिर कुछ असर नहीं करता। जैसे इस लम्हे इसके जिस्म पर तो मार के असरात नमाया थे, मगर रूह पर कहीं नहीं। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपने होठों से निकलने वाले खून को हाथ की पुष्ट से बेदर्दी से रगड़ कर साफ करते इन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की। जब इस खानदान के पोतों को जितनी मर्जी चाहे तालीम हासिल करने की इजाजत है तो मुझे क्यों नहीं? क्या मेरे रगों में दौड़ने वाला खून वाओ उनकी रगों में दौड़ने वाला खून अलग है? क्या मैं इब्राहिम बख्श की पोती नहीं? ये कैसा इंसाफ है आप लोगों का? आमन की कलाई पकड़कर अपनी कलाई इससे मिलाकर अपने बाप के आगे करते अपने हक के मुताल्लिक सवाल किए। तालीम का हक छीन लेना यकीनन इसकी जान पर जुल्म था। इसकी जबान तो कैंची की तरह चले है। आमन की माँ रानी बेगम जले बुने अंदाज में बोली, उसे तालीम का हक मिल जाए और कल को वो किसी बड़ी पोस्ट पर फेलिफ्सवाद हो जाए तो उनके बेटे व यक्सी की बेटी में क्या फर्क रह जाएगा? वो लड़की होकर बराबर आ जाए तो फिर गुरूर किस बात का रह गया? इसका खाना पीना बंद करके हवेली के तह खाने में डाल दो, भूखी प्यासी रहेगी तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। आमन का बाप यानी जूनी का बड़ा ताया फैज बख्श चौधरी तेजी से मुलाजिमीन को देख हुक्म सादिर करने लगा। यक्सी बिल्कुल खामोशी से खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
उसने सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देखा जिसकी आंखों में बगावत के शोले थे, फिर मुस्कुरा चल भी। उसने अपनी बेटी को डरपोक नहीं बनाया था, न कभी अपने आंचल में छुपाया। वो उसे यही सिखाती आई थी, लड़ो अपने हक के लिए, लड़ो इन चीजों के लिए जो तुम्हारी हैं लेकिन लोग काबिज होए बैठे हैं। लड़ो क्योंकि लड़ने वालों को ही मंजिल मिला करती हैं। नूरी इसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। वो भी खामोशी से सर झटक कर दौड़ पैसते हुए चलेगी। वाओ ये रिश्ता ढूंढ कर ब्याह करा इसका, जब शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी खुद ही सारी अक्ल आ जाए भी। इसके जाते ही फहीम अपनी माँ को देख वपर कर बोला, तो फिक्र क्यों करता है, कल ही रिश्ते वाली से बात करती हूँ। शाहीन बेगम खासा मतमन अंदाज में बोली, जवीशा की शादी किसी बाहर वाले से होने का मतलब था जायदाद का बाहर जाना, और ये बात इसके दोनों ताया को परेशान करक थी। चल हाथ छोड़। तह खाने के पास आते ही उसने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब जा अच्छी बच्ची की तरह मेरे लिए खाने का सामान ला, और हाँ सबकी नजरों से बचाकर क्या लाना है पता है ना। वो नूरी की घोड़ी पकड़कर बहौर देखते हुए बोली, हाँ आपका मीम वाओ बेअलिफ्लाम शश दीवारों के भी कौन होते हैं, कितनी बार कहा है नाम न लिया कर, अब जल्दी जा। इसके होंठों पर उंगली रख तेजी से राजदार अंदाज में चुप कराते हुए कहने लगी, अच्छा आपने तस्वीरें तो डिलीट कर दी ना मेरी और खान की। वो डरे सहमे लहजे में दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हुए पूछ उठी, गुर्दोगी जाने मन इतनी जल्दी किया है, अब तो जा जल्दी से लेकर आ, और हाँ मेरा तकिया भी ले आना, सुकून से सो ही जाऊं कम अज कम, कल पूरी रात पढ़ाई की थी, अच्छा हुआ कल का गैप है, अब सो कर फिर कल से पढ़ाई शुरू करूंगी। वो दोनों हाथों को आलकसी के साथ बुलंद कर अंगड़ाइयां लेते हुए सुस्ती से गोया हवी। नूरी उसे हैरत से देखने लगी। भिटाई का आला शहकार थी वो लड़की, इतनी मार खाने के बाद भी पेपर देने की बातें कर रही थी। क्यों उन लोगों के फैसलों के खिलाफ जाकर मौत को दावत दे रही हो, मार देंगे तुम्हें जैसे कोमल को मार दिया था। वो सर झटकते नसीहत आमेज लहजे में तेजी से बोली, लेकिन अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ वो क्या बोल बैठी है। ये राज अगर लोगों के सामने आ गया तो शाहीन बेगम ने तो उसे कत्ल करा देना था। क्या कोमल, कौन कोमल? वो उलझ कर इस्तिफसार करने लगी। उसने तो ये नाम भी पहली बार सुना था। अल्लाह तौबा क्या क्या बकवास करने लगी हूँ मैं आपका सामान लाती हूँ। वो तेजी से सर नफी में हिलाती, दोनों कानों को अपनी अगलियों से पकड़कर बोलती हवी फिरती से वहाँ से निकल गई। ओए बाहर से बंद कर जा, वरना पेक ऑफ रे ये मुनमुन्ना जाएंगे दोनों। नूरी बेदियानी में तह खाने का दरवाजा खुला छोड़ गई थी, जिस पर उसने पीछे से बुलंद आवाज लगाई। वहाँ से गुजरते हुए शख्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखरी, सर नफी में झटका, गोया कि रहा हो ये नहीं सदरने वाली। अपने सील पर नजर जमाए हैंड फ्री वापस कान में लगाकर पलट गया। जारी ऐपी पर अपना अच्छा से रिव्यू जरूर दीजिएगा और शेयर लाइक भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।